कहानी की शुरुआत में हम लीसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बहन केट के साथ मैक्सिको में छुट्टियां मना रही है। लीसा का हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है, लेकिन उसने ये बात केट को नहीं बताई थी। फिर लीसा और केट वहां घूमते हुए खूब एंजॉय करती हैं। रात में दोनों बहनें होटल में सो रही होती हैं, लेकिन आधी रात को केट की नींद जब खुलती है तब वो लीसा को बाहर रोते हुए देखती है। केट के पूछने पर लीसा बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया है क्योंकि वो उससे बोर हो गया था। लीसा कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड का कहना था कि मैं पहले जैसी मस्ती नहीं करती थी। लीसा ये भी कहती है कि उसका इस ट्रिप पर आने का मकसद है कि वो पहले जिस तरह हर एक चीज को एंजॉय किया करती थी उसी तरह फिर से वो खुश रहे। केट लीसा का मूड ठीक करने के लिए उसे एक पार्टी में ले जाती है। वहाँ दोनों बहनें डांस करते हुए दो दोस्तों से मिलती है। ये दोनों लोकल होते हैं। उनसे जल्द ही दोनों बहनों की दोस्ती हो जाती है। साथ में वो काफी मस्ती करते हैं। दोनों दोस्त केट और लीसा को कल शार्क देखने के लिए डाइविंग केज के अंदर से चलने को कहते हैं। वो कहते हैं, हमने कई बार केज के अंदर से शार्क को करीब से देखा है, साथ ही समुद्र की खूबसूरती भी तुम दोनों को पसंद आएगी। केट तो उनकी बात मान लेती है, पर लीसा डर के कारण जाने से मना कर देती है। तब केट लीसा से आग्रह करती है और कहती है कि इसे ट्राई करने में मजा आएगा और फिर तुम्हें कोई बोरिंग भी नहीं कहेगा। लीसा पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार केट के कहने पर शार्क देखने के लिए मान जाती है। अगली सुबह दोनों बहनें उन दोनों दोस्तों से मिलती हैं। दोस्त उन्हें कप्तान से मिलवाते हैं। कप्तान उन चारों को छोटी बोट में बैठाकर समुद्र के बीच एक बड़ी और पुरानी बोट तक ले जाता है। इस बोट में एक जंग लगा शार्क पिंजरा होता है। इस पिंजरे के अंदर दोनों बहनें जाएंगी और फिर उस पिंजरे को समुद्र के 5 मीटर नीचे ले जाया जाएगा, जहां उन्हें शार्क देखने को मिलेगी। बोट में कप्तान के साथ एक और साथी होता है। कप्तान का साथी पानी में कुछ मरी हुई मछलियां फेंकता है, जिसके कुछ देर बाद शार्क मछलियां खाने के लिए आती हैं। शार्क काफी बड़ी और खतरनाक लग रही थी। लीसा शार्क को देखकर डर जाती है और शार्क को नजदीक से देखना नहीं चाहती है, लेकिन केट लीसा को समझाती है और कहती है कि हम साथ में काफी मजा करेंगे और फोटो भी क्लिक करेंगे। तुम्हारे फोटो देखकर तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को भी नहीं लगेगा कि तुम बोरिंग हो। ये सुनकर लीसा आखिरकार मान जाती है। वहीं दो दोस्त जो बहनों के साथ आए थे पिंजरे में बंद होकर पहले शार्क देखने जाते हैं। यहाँ दोनों बहनें स्कूबा गियर पहनती हैं। कप्तान उन्हें सभी चीजों के बारे में समझाता है, जिसमें एक ऑक्सीजन मीटर भी शामिल है जो ये बताता है कि उनके पास कितना ऑक्सीजन बचा है। साथ ही कप्तान धीरे धीरे सांस लेने की सलाह देता है, क्योंकि जल्दी जल्दी सांस लेने से ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो सकती है। उन्हें रेडियो भी दिया जाता है ताकि वे जरूरत पड़ने पर कप्तान के साथ ही एक दूसरे से भी बात कर सकें। दोनों दोस्त शार्क देखकर वापस आते हैं और बहुत खुश होते हैं। उन्हें देखकर दोनों बहनों को भी हिम्मत मिलती है और अब उनकी बारी होती है। दोनों बहनें पिंजरे के अंदर जाती हैं और दोस्तों से कैमरा ले लेती हैं। फिर उनके पिंजरे बंद करके उनके केज को पानी में उतारा जाता है। उन्हें चारों तरफ मछलियां दिख रही होती हैं और समुद्र में चारों तरफ साफ पानी नजर आ रहा होता है, पर उन्हें कोई शार्क नहीं दिखती। लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें शार्क दिखाई देती है और वो लोग एंजॉय करने लगते हैं और तस्वीरें खींचने लगते हैं, पर गलती से उनके हाथ से कैमरा पानी में गिर जाता है, पर वो ज्यादा परवाह नहीं करते। तभी पिंजरे को जोड़ने वाली वायर स्लिप हो जाती है, जिससे लीसा और केट थोड़ा नीचे चली जाती हैं और दोनों बहनें घबरा जाती हैं। लीसा काफी डर जाती है और कप्तान से उन्हें ऊपर बोट में लाने को कहती है, पर केट अभी और रुकना चाहती थी। लीसा उससे कहती है कि वो अकेले दोबारा आ जाए। फिर लीसा के कहने पर कप्तान उनके पिंजरे को ऊपर लाने की कोशिश करता है। तभी पिंजरे से बंधा केबल टूट जाता है। साथ ही बोट में लगी क्रेन भी टूट जाती है, जिससे दोनों बहनें पिंजरे में बंद समुद्र के तल में जोर से चिल्लाते हुए गिर जाती हैं। अब दोनों बहनें 47 मीटर यानी लगभग 154 फीट नीचे होती हैं। दोनों बहनें डर के मारे घबरा जाती हैं। लीसा काफी परेशान हो जाती है। तब केट उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो बहुत नीचे होती है, इसलिए वो अपने रेडियो पर कप्तान को सुन नहीं पाती, क्योंकि वो दोनों कम्युनिकेशन रेंज से बाहर होती हैं। दोनों बहनें देखती कि उनके पिंजरे के ऊपर बोट का क्रेन गिरा हुआ है और क्रेन पिंजरे के दरवाजे के ऊपर होता है, जिससे उन्हें क्रेन को हटाकर ही बाहर निकलना पड़ेगा। दोनों बहनों को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करें। वो समुद्र के नीचे हैं और ऊपर से शार्क उन्हें बाहर निकलने पर कभी भी अपना निवाला बना सकती है। यहाँ दोनों बहनें सोचती हैं कि उन्हें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी ज्यादा नहीं बचा था। केट पिंजरे से निकलने का फैसला करती है ताकि वो थोड़ा ऊपर जाकर रेडियो से कनेक्ट करके कप्तान से मदद मांग सके, पर पिंजरे का दरवाजा उस क्रेन की वजह से बंद होता है, जिसे केट हटा नहीं पाती है। तब केट ऑक्सीजन सिलेंडर निकालकर पिंजरे की छड़ों यानी बार्स के अंदर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ऑक्सीजन मास्क छड़ों के बीच में फंस रहा होता है। इसलिए केट अपना ऑक्सीजन मास्क खोलकर जल्दी से पिंजरे की छड़ों के अंदर से बाहर निकलती है और फौरन ऑक्सीजन मास्क लगा लेती है। फिर वो पिंजरे के दरवाजे के पास से क्रेन को हटाने लगती है और अपना पूरा जोर लगाकर क्रेन को पिंजरे के ऊपर से हटा देती है, जिससे अब उनका दरवाजा खुल सकता है।
केट थोड़ा ऊपर तैरते हुए जाती है, जहाँ से वो कप्तान से रेडियो पर संपर्क कर पाती है। वो कप्तान को बताती है कि वो 47 मीटर नीचे फंसी है और वो समुद्र की सतह पर है और दोनों बहनें सुरक्षित हैं। कप्तान केट को बताते हैं कि वो पिंजरे को बोट तक लाने के लिए अपने साथी को एक केबल के साथ उनके पास भेजने वाला है, लेकिन वो केट को शार्क के खतरे के कारण पिंजरे में रहने की चेतावनी देता है। मदद की बात सुनकर केट को थोड़ी राहत मिलती है और वो वापस पिंजरे में आ जाती है। केट लिसा को बताती है कि कप्तान ने उन्हें ऑक्सीजन कम इस्तेमाल करने को कहा है। साथ ही उसने कहा है कि वो अपने आदमी को केज के पास भेजने वाला है। ये बात सुनकर लिसा खुश हो जाती है। दोनों बहनें इस केज में फंसी हुई थी। वो खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए आपस में बात करने लगती हैं। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक टॉर्च दिखाई देती है। इसे देखकर उन्हें लगता है कि ये कप्तान का साथी होगा। यहाँ केट के पास ऑक्सीजन कम हो रही होती है, इसलिए लिसा कप्तान के साथी के पास जाकर उसे जल्दी से केज के पास लाने का फैसला करती है ताकि वो जल्दी से यहाँ से निकल सके। लिसा को पता था कि बाहर उसकी जान को खतरा है, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था क्योंकि उसका भी ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। लिसा केज से निकलकर कप्तान के साथी से मिलने के लिए तैरती है, लेकिन अचानक एक बड़ी शार्क उस पर हमला कर देती है। पर लिसा डरने के बाद भी खुद को बचा लेती है और चट्टानों की एक छोटी सी गुफा के अंदर छुपने में सफल हो जाती है। शार्क उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क असफल रहती है। जब शार्क वहाँ से चली जाती है तब लिसा टॉर्च की ओर तैरना जारी रखती है। आखिरकार लिसा टॉर्च तक पहुँच जाती है, लेकिन उसे वहाँ कप्तान का साथी नहीं दिखता। वो आसपास देखने लगती है, तभी अचानक कप्तान का साथी उसके पास आता है, लेकिन उसी समय शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। ये देखकर लिसा बुरी तरह से डर जाती है और आगे जाकर छुप जाती है। तभी वो देखती है कि कप्तान के साथी की बॉडी तैर रही है। लिसा उसके पास केबल देखती है जिसे पिंजरे से जोड़ने के लिए लाया था। लिसा उस केबल को ले लेती है और फिर वो केज के पास आकर केबल को पिंजरे के ऊपर से जोड़ देती है। फिर लिसा तैरकर ऊपर आती है और कप्तान को बताती है कि उसने केबल को पिंजरे से जोड़ दिया है, पर उसका साथी मारा गया है। ये सुनकर कप्तान को काफी बुरा लगता है। वो लिसा से कहता है कि वो वापस पिंजरे में चली जाए ताकि वो उन्हें ऊपर बोट तक ला सके। लिसा पिंजरे में वापस आती है और कप्तान उन्हें ऊपर उठाना शुरू करता है। वो धीरे धीरे ऊपर सतह के करीब पहुंचने लगते हैं। तब वो सतह से लगभग 20 मीटर की दूरी पर होते हैं तो दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार वो बच गई हैं। तभी केबल घिसकर टूट जाती है और पिंजरा वापस समुद्र तल पर 47 मीटर नीचे चला जाता है। इस बार लिसा का एक पैर पिंजरे के नीचे फंस जाता है। कैट लिसा का पैर पिंजरे से निकालने के लिए काफी कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। अब दोनों बहनों के पास केवल कुछ मिनटों के लिए ऑक्सीजन बचा होता है और ऑक्सीजन न मिलने पर उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए कैट केज से बाहर निकलकर तैरते हुए ऊपर आती है और कप्तान को अपनी हालत के बारे में बताती है। कप्तान कहता है कि वो उनके लिए ऑक्सीजन टैंक भेजने वाला है। वो कैट को ये भी चेतावनी देता है कि ऑक्सीजन के दूसरे टैंक का उपयोग करने के बाद नाइट्रोजन नार्कोसिस हो सकता है। इससे उन दोनों को भ्रम यानी हेलुसिनेशंस हो सकता है। कप्तान कैट से कहता है कि 1 घंटे में कोस्ट गार्ड उनके पास आ जाएगा, तब तक उन्हें अपना ध्यान रखना होगा। कप्तान से बात करने के बाद कैट वापस केज के अंदर आ जाती है। कुछ देर बाद कप्तान ऑक्सीजन सिलेंडर भेजता है जिसे लेने के लिए कैट तैर कर जाती है, पर रास्ते में ही उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। इसलिए वो जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर के पास पहुंचकर अपना सिलेंडर बदल लेती है। कैट को कुछ सिलेंडर के साथ फ्लेयर्स भी मिलते हैं। कैट ऑक्सीजन टैंक और फ्लेयर्स लेकर जब पिंजरे में वापस आ रही होती है तभी शार्क उस पर हमला करती है और कैट मारी जाती है, जिससे कैट के हाथ से ऑक्सीजन टैंक पिंजरे के पास गिर जाता है। लिसा अपनी बहन के लिए दुखी होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर लिसा पिंजरे के बाहर गिरे ऑक्सीजन टैंक को जैसे तैसे पिंजरे के अंदर लाती है और फिर सिलेंडर बदल देती है, जिससे उसे और हवा मिलती है। तभी उसे रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि ये कैट है, वो अभी भी जीवित है। ये सुनकर लिसा काफी खुश हो जाती है, पर कैट काफी ज्यादा घायल होती है। इसलिए लिसा पहले जैसे तैसे अपने फंसे हुए पैर को बाहर निकालती है और फिर पिंजरे का दरवाजा खोलती है और पिंजरे से बाहर तैरती है। वो कैट के पास जाती है जिसके पैर पर बहुत ज्यादा चोट लगी होती है और काफी खून भी निकल रहा होता है। लिसा कैट को लेकर ऊपर आने लगती है। वो कप्तान को रेडियो पर बताती है कि वो ऊपर तक तैरने की कोशिश कर रही है। कप्तान उन्हें ऐसा करने से मना करता है, पर लिसा कहती है कि कैट की हालत बहुत खराब है और उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा। ये सुनकर कप्तान लिसा की बात मान लेता है और उन्हें बहुत तेज नहीं बल्कि धीरे धीरे ऊपर आने को कहता है। ये चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने तेजी से ऊपर आने की कोशिश की तो ऑक्सीजन के बुलबुले सीधे उनके दिमाग में जाने के कारण वो मर जाएंगी। साथ ही कप्तान दोनों बहनों को बीच में 5 मिनट रुकने को कहता है ताकि उनके शरीर से नाइट्रोजन डिकम्पोज हो सके। इसके बाद दोनों बहनें आगे बढ़ने लगती हैं। लिसा शार्क को भगाने के लिए फ्लेयर्स का उपयोग करती है जो काम भी करता है। जैसे ही वो आधे रास्ते पर पहुंचती है उन्हें 5 मिनट के लिए रुकना पड़ता है।
फिर लीसा कैट के साथ आगे बढ़ती है। जब वो दूसरा फ्लेयर जलाने वाली होती है तब वो उसके हाथ से गिरकर पानी में चला जाता है। अब लीसा आखिरी फ्लेयर जलाती है। जैसे ही वो उसे जलाती है वो देखती है कि 4 या 5 शार्क उनके चारों ओर चक्कर लगा रही होती है। ये देखकर बहनें डर जाती है और फ्लेयर से शार्क को दूर भगाने की कोशिश करती है। जब उनका आखिरी फ्लेयर खत्म होने वाला होता है तब वो जल्दी से अपना मास्क और सिलेंडर उतारकर तैरते हुए ऊपर जाने लगती है। जब वो दोनों बोट के पास पहुंचने वाली होती हैं, तभी अचानक लीसा के एक पैर को शार्क पकड़ लेती है। लीसा अपनी उंगलियों से उसकी आंख को कुरेदना शुरू करती है, जो काम करता है, और शार्क उसे छोड़ देती है। फिर दोनों बहनें जैसे तैसे बोट के अंदर आ जाती है। तभी लीसा को कप्तान की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि लीसा अभी भी पिंजरे में फंसी हुई है और उसका एक पैर भी फंसा हुआ है। जब से उसने नए ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेना शुरू किया था तब से उसे हेलुसिनेशन हो रहा था। असल में कैट जब सिलेंडर लेकर आ रही थी उसी समय शार्क के हमले के कारण वो मर गई थी। लीसा अभी भी भ्रम में थी कि वो कप्तान की नाव पर है और कैट से बात कर रही है। वो कहती है कि वो आखिरकार आजाद हो गए हैं और वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देती है। तभी रेडियो पर कप्तान उसे बताता है कि वो भ्रम में है। उसी समय कोस्ट गार्ड वहां आ जाते हैं और लीसा को पिंजरे के बाहर निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। तब लीसा को होश आता है। उसकी आंखों से अपनी बहन के लिए आंसू बहते हैं क्योंकि वो तो बच गई, पर उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप लीसा और केट की जगह होते तो क्या आप पिंजरे से बाहर निकलने का साहस कर पाते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।